Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I think this is second unit. Teaching practice. तो टीचिंग है क्या? टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? दिस इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, टू टाइप के होते हैं ना, एक होते हैं इंटेंशियल, एक होते हैं अनइंटेंशियल। सो दिस इज इंटेंशियल एंड कॉन्शियस प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं किसी और को। कौन कौन सी नॉलेज, स्केल, लर्निंग, डिसीजन, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नॉलेज है, वो नॉलेज मैं लर्नर को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ टीचिंग। आप लोग क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ लर्निंग। ठीक है, जो नॉलेज ट्रांसफ़र करता है हम उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं। और जो नॉलेज प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल इसमें तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक होगी आपके पास टीचर, एक होगी आपके पास स्टूडेंट्स, और एक होगी मैसेज। ठीक है, ये तीन चीजें होंगी तो टीचिंग होगी, और ये तीन चीजें होंगी तो लर्निंग होगी। ठीक है, आपके पास टीचर भी हो, आपके पास स्टूडेंट्स भी हो, और मैसेज भी हो। अब टीचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैसेज कौन सी चाहिए, फॉर एग्जांपल क्लियर मैसेज हो, क्लियर मैसेज हो। ठीक है, इसके अलावा कंसाइज हो, ब्रीफ हो। तो ये मैसेज की क्वालिटी होंगे तब जो आगे स्टूडेंट्स है वो समझ सकेंगे। टीचर वेल प्रिपेयर हो, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उसके पास नॉलेज हो। ठीक है, तब स्टूडेंट जो है वो समझेगा। और स्टूडेंट्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो एक्टिव हो, ठीक है, इंटरेस्टेड हो उस टॉपिक में, लर्निंग में, तो तब जो है ना ये प्रोसेस होगी। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ प्रोसेस। कौन से प्रोसेस है ये? सो दीज आर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज आर टीचिंग, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग की पर्पस है क्या, एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जिस तरह ये प्रोसेस ऑफ टीचिंग है। इसके अलावा क्या है, टाइप ऑफ टीचिंग, कौन से है, एक्टिव है, पैसिव है, डिस्कशन है, ये सारी उसकी टाइप है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। इसके जो मेथड है, डिफरेंट मेथड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर एंड टीचिंग, टीचिंग की क्या क्वालिटीज है, या गुड टीचर की क्या क्वालिटीज हो सकते हैं। तो इसको अगर देखें ना, मोस्ट ऑफ देम आई थिंक के मोर देन 50% ऑलरेडी आप इसके बारे में आपको याद होंगे, लेकिन अगर आप उस पर सोचें, फॉर एग्जांपल अगर हम डिफाइन करें टीचिंग, तो टीचिंग तो वही डिफिनेशन होंगी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आइडिया एक्सचेंज आइडिया हो जाते हैं। ठीक है, उसमें लर्निंग के लिए या स्केल है या जो भी है। अगर आप डिस्क्राइब करें पर्पस, तो इसकी पर्पस क्या है, नॉलेज को ट्रांसफर करना, और लर्निंग को एनहांस करना, और बिहेवियर को चेंज करना। ठीक है, स्किल्स को डेवलप करना। तो ये इसके पर्पस है। मतलब ये है ना कि अगर आप स्लाइड को भी न देखें और आप खुद से सोचें कि मतलब यहाँ पे अगर टीचिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। अगर हम टीच कर रहे हैं ना, सो दिस इज व्हाट, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ ना, तो ये टीचिंग में क्यों कर रहा हूँ। तो अगर आप उस पर सोचें तो आई थिंक रटा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। ठीक है, इसी तरह टाइप ऑफ टीचिंग, अभी जो मैं कर रहा हूँ ये कौन सा टाइप है, लेक्चर मेथड है ये। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं टीचिंग में, कि दो ग्रुप बना देते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। पैसिव पैसिव लर्निंग भी होते हैं, एक्टिव लर्निंग भी होते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ, अभी जो मैं कर रहा हूँ दिस इज अ लेक्चर। वन वे टीचिंग लर्निंग है, टू वे टीचिंग लर्निंग है, ये सारे। और टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं जो आप टीचिंग करते हैं ना, मुख्तलिफ, आप पीपीटी पे भी आप टीचिंग कर सकते हैं, आप वाइट बोर्ड को भी यूज़ करके आप टीचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन जो वो है, मतलब आजकल जूम और गूगल मीट और उसको भी यूज़ करके आप टीचिंग कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ उसके हैं। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए टीचर में, आपके ख्याल में गुड टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वेल प्रिपेयर, सबसे पहले वेल प्रिपेयर। अगर मैंने इस स्लाइड या इस लेक्चर को अगर मैंने नहीं देखा है और मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊँ, तो इवन कि मैं उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो खुद टीचर को पहले प्रिपेयर होना चाहिए फॉर द दिस टॉपिक। इसके अलावा
आई कांटेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो आपकी एक्टिव लर्निंग भी पैसिव लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपकी जो स्टूडेंट्स है, कोई मोबाइल पे फिर गेम करता रहेगा, कोई जो है आपस में किसी टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। तो आई कांटेक्ट और वॉइस, ठीक है, ताकि क्लास में जितने भी लोग हैं तो एटलीस्ट आपकी इतनी हो कि उस तक पहुंच सके। इसके अलावा टू वे कम्युनिकेशन, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन लेक्चर, और गुड लिसनर हो। अगर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन करे या कोई, तो उसको मतलब कॉमली उसको क्या करे, लेसन करे, और पेशेंट, बर्दाश्त हो उसमें, ठीक है। पेशेंट उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि वो शॉर्ट टेम्पर हो और स्टूडेंट जो है बेचारे उसके माइंड में क्वेश्चन है लेकिन वो इस डर की वजह से क्वेश्चन नहीं कर रहे कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ऐसा ना कि वो एग्रेसिव हो जाए। और मेन चीज़ जो है ना, जब भी आप लेक्चर बनाते हैं तो जो आपकी ऑडियंस है वो कौन है, वो आपके माइंड में हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ग्रेजुएशन जो बीएस को अब मैं क्लास ले रहा हूँ ना, और मैं डिप्लोमा लेक्चर बना लो डिप्लोमा लेवल के, तो आप लोग नहीं कहेंगे यार ये तो ऑलरेडी हमें पता है, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। या अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं और मैं पीएचडी के लेक्चर बना दूँ तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आपकी ऑडियंस है उसको देखते हुए अपने लेक्चर बनाने हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गुड टीचर है उसमें एक क्वालिटी और है कि वो लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे कुछ टीचर बहुत यानी टाइमली वो अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि एग्जाम आ जाते हैं और उसका आधा से ज़्यादा कोर्स रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो लेसन प्लान नहीं बनाते। लेसन प्लान आपको एक ट्रैक पे रखते हैं कि मतलब आपने इस ट्रैक पे जाना है, कौन सी वीक में आपने कौन सी यूनिट को कवर करना है और कौन कौन से असाइनमेंट आपने देने हैं, तो लेसन प्लान बना देते हैं। और इसके अलावा हाँ, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, जो आपके ऑडियंस है उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ तो फिर भी आप लोग उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ किसी और इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में या किसी और में, और वहाँ पे मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको समझ आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू जो, क्योंकि कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लैंग्वेज, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ करना है। इसके अलावा और फॉर एग्जांपल इस क्लास में, अगर ये क्लास में पुश्तों में ले लूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जिस तरह ये मैडम है, उबैद, ये जितने भी लोग हैं, तो ये सारे फिर उसको नहीं समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने वो लैंग्वेज यूज़ करना है जो स्टूडेंट्स उसको समझ सकें। और हाँ बिल्कुल, गेस्चर उसकी कैसे होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो उसका, लर्नर ओरिएंटेड हो, ठीक है, उसकी ज़्यादा फोकस उसके लर्नर के ऊपर हो, अपने ऊपर ना हो, ठीक है। तो लर्नर ओरिएंटेड हो। देख ये कितनी क्वालिटीज हमने अभी बयान की, ठीक है। इसका मतलब है कि सब आपको आ रही थी, ठीक है, लेकिन आपने उसके ऊपर थिंक नहीं किया। तो मतलब ये है ना कि टीचिंग टीएलपी जितने भी उसके है, क्या नीड असेसमेंट की बात करें, लर्निंग की बात करें, टीचिंग की बात करें, ये इसमें से मोस्ट अब जो कंटेंट है वो आपको याद है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर थिंकिंग करें, ठीक है। अब ये है टीचिंग, टीचिंग की डिफिनीशन है, वही डिफिनीशन होंगी कि ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। मैंने कहा ना कि दो टाइप के, एक होते कॉन्शियस प्रोसेस और एक होते अनकॉन्शियस, ठीक है। जो नॉन इंटेंशनल या अनकॉन्शियस ऐसे होते हैं ना कि आपने पहले से उसके लिए प्लान नहीं बनाते हैं, बस आप चले जाते हैं क्लास में या किसी पे और वहाँ पे फिर जो भी आपके दिल में है और आपने बोल दिया। लेकिन इसके लिए हम जानबूझकर पहले से प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये चीज़ उसको पढ़ाने हैं, ये स्केल मुझे उसको सिखाने हैं। सो दैट्स वाई दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंटेंडेड फॉर, इसका मेन वो क्या है, फंक्शन फॉर लर्निंग, ठीक है, बाई इंड्यूसिंग बिहेवियर चेंज। देख लर्निंग की डिफिनीशन क्या है, लर्निंग वो चीज़ है जो किसी इंडिविजुअल की बिहेवियर में चेंज लेकर आई, हम उसको क्या कहते हैं, लर्निंग। लर्निंग क्या है, जो इंडिविजुअल की बिहेवियर में चेंज लेकर आई। अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन आपकी सेम वही पुराना बिहेवियर है, तो हम उसको लर्नर नहीं कह सकते, मतलब आपने कुछ नहीं सीखा है, ठीक है। अगर आप पहले क्लास में भी चीटिंग करते थे और आपने 6 महीने क्लासेस लिया और आप फिर भी चीटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बिहेवियर है उसमें कोई चेंज नहीं आई, तो एट्स मीन कि आपने कुछ नहीं सीखा, ठीक है।
तो ये लर्निंग के लिए करते हैं ताकि किसी इंडिविजुअल की बिहेवियर में चेंज लेकर आए इन द स्टूडेंट्स की जो बिहेवियर है, जो कि बहुत मुश्किल है। इट इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज विद इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। ये क्या है? आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैसेज आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं ना, दिस इज अ मैसेज, और मैं क्या कर रहा हूं? आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग अ मैसेज। अच्छा, वाई टीचिंग? अब टीचिंग क्यों हम करते हैं? या और या जो अभी हमने पर्पस की बात की पहले ना, वही है कि लर्निंग को एनहांस करना है, स्किल को डेवलप करना है, ठीक है, नॉलेज को जो है। एक टीचिंग में तीनों जो डोमेन है ना, हम उस पर काम करेंगे। हम कॉग्निटिव डोमेन पे भी काम करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन में क्या है? किसी की नॉलेज को एनहांस करना। हम साइकोमोटर डोमेन पे भी काम करेंगे। साइकोमोटर डोमेन क्या है? किसी के स्केल को एनहांस करना, डेवलप करना। और हम जो इफेक्टिव डोमेन है उस पर भी काम करेंगे। इफेक्टिव डोमेन में क्या था? किसी की एटीट्यूड, बिहेवियर और इमोशन, ठीक है, उस पर काम करना, जिसको अखलाकियात भी कहते हैं, ठीक है। सो टीचिंग क्या करते हैं? क्रिएट नॉलेज को क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस को, और द स्टूडेंट ब्रिंग अबाउट द बिहेवियर चेंज। स्टूडेंट खुद से ये फील करता है कि हाँ, मेरी जो बिहेवियर है उसमें अभी चेंज आ चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि 5th सेमेस्टर तक आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि 1st सेमेस्टर से अभी तक वही पुराना टेक्निक है। ऑनलाइन क्लासेस से में भी चेंज हो जाए। अच्छा, ये प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है। मैंने पहले आपको बता दिया था ना यहाँ पे कि टीचिंग प्रोसेस में आपके पास कौन कौन से पहले वो होंगे कंपोनेंट? टीचर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे और मैसेज होंगे। अगर टीचर है और स्टूडेंट्स नहीं है तो इट्स नॉट अ टीचिंग, क्योंकि आप किसको टीच करवा रहे हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स भी है, टीचर भी है, लेकिन मैसेज नहीं है, तो फिर भी ये टीचिंग नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, आप भी खामोश हैं और मैं भी खामोश हूँ, तो दिस इज नॉट अ टीचिंग। अगर स्टूडेंट्स भी है, मैसेज भी है, लेकिन उसको कन्वे करने वाला नहीं है, टीचर नहीं है, तो फिर भी ये टीचिंग नहीं है। टीचिंग के लिए इन तीनों के जो बीच है उसमें इंटरेक्शन लाजमी है। जिस तरह आप लोगों ने आई थिंक क्या था, एपिडेमियोलॉजिकल, नहीं, जो आपके उसमें है, कम्युनिटी में है कि होस्ट, एनवायरनमेंट और एजेंट होंगे तो डिजीज कास्ट होंगी। क्या कहते हैं उसको? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड कहते हैं उसको, आई थिंक। तो इसी तरह ये भी एक ट्रेड है कि आपके पास ये तीनों चीजें होंगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे टीचर होंगे, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ पे आपके पास मैसेज होंगे, ठीक है। तो इन तीनों के एमोंग जो इंटरेक्शन है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। इसमें अगर एक भी नहीं है तो हम इसको टीचिंग नहीं कह सकते, क्योंकि फिर पॉसिबल ही नहीं है। अब जो टीचर है ना, ये उसकी क्वालिटी है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि टीचर वेल प्रिपेयर हो, तब आप जो है ना किसी को मैसेज फॉरवर्ड कर सकोगे, ठीक है। सेंसिटाइज हो, रिसेप्टिव हो, और नो कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। अगर मुझे खुद उर्दू नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा? अगर इंग्लिश में मुझे क्लास लेनी है और मुझे खुद इंग्लिश नहीं आ रही, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को लेक्चर ले रहा हूँ जो सारी इंग्लिश को समझ रही है और मुझे नहीं आ रही है, तो मतलब मैं किस तरह कर सकूँगा? या अगर सारे पुश्तो वाले हैं, उसको उर्दू नहीं आ रहे और मैं उसको उर्दू या इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब इसका भी कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बैरियर ना हो उसमें। मैसेज कौन से होनी चाहिए? क्लियर मैसेज हो, स्पेसिफिक मैसेज हो, ब्रीफ मैसेज हो और एक्यूरेट मैसेज हो, ठीक है। तो तब जो है ये प्रोसेस सक्सेसफुल होगी। अब ये लर्निंग साइकिल है, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया ना कि टीचिंग में कितने तीनों जो डोमेन है उस पर काम होंगे, ठीक है। ये लर्निंग साइकिल है, ये कॉग्निटिव डोमेन है, ये साइकोमोटर डोमेन है और ये इफेक्टिव डोमेन है। यहाँ पे देख, ये टीचिंग हो रही है। तो अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो इसमें क्या डेवलप होते हैं? नॉलेज, नोइंग, ठीक है। अगर हम साइकोमोटर तो उसमें कौन से है? और डोइंग, डोइंग मीन्स, हाँ। और इसमें क्या है?
ठीक है। तो मतलब यह है कि तीनों डोमेन इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर तीनों डोमेन नहीं है टीचिंग, एक डोमेन के ऊपर टीचिंग, मतलब हम उसको सिर्फ टीचिंग नहीं कह सकते, सही है। अब ये है टीचर वाइल टीचिंग, दिस इज करेक्ट। ये सही है कि टीचर भी सीखते हैं वाइल टीचिंग या नहीं? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कह रहा है कि यस तो हाउ, अगर कोई कह रहा है कि नो तो हाउ। हम्म, देख, जो सबसे ज्यादा लर्निंग होते हैं ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, वो टीचिंग में होते हैं। एज आ स्टूडेंट्स आप इतना लर्न नहीं कर सकते जितना एज आ टीचर करते हैं। और आप खुद अप्लाई करें, आप इसी तरह स्टडी करें जिस तरह आप किसी और को सिखा रहे हैं, इस तरह आप स्टडी करें, ठीक है। क्लास में वो स्टूडेंट्स जो दूसरे स्टूडेंट्स को क्लास लेते हैं, आप उसकी नॉलेज देख लें, और जो क्लास लेते हैं आप उसकी नॉलेज देख लें। दोनों की नॉलेज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको इसीलिए सिखाते हैं कि उनके वो खुद सीखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये है कि टीचिंग में ज़्यादा लर्निंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने जब भी क्लास में जाना है तो इससे पहले आप क्या करते हैं, आप अपनी जो लेक्चर है उसको आप रिव्यू करते हैं। उसमें अगर कोई ऐसी वर्ड है जिसमें मीनिंग आपको नहीं आ रही तो आप उसको सर्च करते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई ऐसे सेंटेंस है जो कन्फ्यूजन वाले सेंटेंस है तो आप उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब ये है कि टीचर खुद भी सीखते हैं, बिकॉज दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, सही है, कि बस सिर्फ टीचर कहेंगे और टीचर जो कहेंगे वो 100% सही होंगे। हो सकता है किसी टॉपिक में मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं हो जितनी आपके पास हो, तो आप अपनी जो एक्सपीरियंस है या नॉलेज है वो मेरे साथ आप शेयर करते हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं आपसे भी सीखता हूँ, ठीक है। तो टीचर जो है वाइल टीचिंग दे आल्सो, हाँ। अब टीचिंग ये वही है जो अभी हमने डिस्कस की, कि जिसमें हम कॉग्निटिव डोमेन पे भी काम करते हैं, इसमें हम साइकोमोटर डोमेन पे भी काम करते हैं, और इसमें हम इफेक्टिव डोमेन पे भी काम करते हैं। ये वही स्लाइड है, लेकिन वहाँ पे जो है ना डायग्राम में दिया गया था और यहाँ पे टेक्स्ट में दिया गया है। तो आई थिंक इस पर ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इफेक्टिव डोमेन सिखा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ ना, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आई वीक इनोवेशन पे अगर हम ले रहे हैं कोई लेक्चर, तो मैं आपको आई वीक इनोवेशन के बारे में बताऊंगा। उसके मतलब कौन कौन से टाइप हमारे पास आते हैं, कौन कौन सी गेज की है, 22 गेज है, 20 गेज है, 24 गेज है, 24 गेज हम किसको लगा रहे हैं, 20 गेज हम किसको लगा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। मेथड कौन से हमने उस पर अप्लाई करना है, कौन सी एंगल पे हमें लगाने हैं, आई वी हम क्यों करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये इफेक्टिव डोमेन में आ जाएंगी, ठीक है। इफेक्टिव डोमेन में आप स्केल सिखाते हैं, और जो ये लर्निंग आप करते हैं ना उसमें कि मतलब हम क्यों लगाते हैं, पर्पस क्या है आई वी इनोवेशन के, तो ये कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। और खामोशी से मेरी बात को सुनना, ये इफेक्टिव डोमेन में आते हैं, ठीक है, कि टीचर के सामने आपने खामोशी से उसकी सारी बात को डिटेल से सुनना है, ठीक है। ये हमें सिखाते हैं आपकी जो तहजीब है, और ये इफेक्टिव डोमेन है। तो एक चीज़ में आप तीनों डोमेन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आप आई वी इनोवेशन पे टीचिंग दे रहे हैं तो आप तीनों डोमेन को एक साथ कवर कर सकते हैं। अगर आप उसमें प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं तो ये क्या है, ये साइकोमोटर डोमेन है। अगर उसमें आप टीचिंग दे रहे हैं कि मतलब इसकी ये टाइप है, ठीक है, हम आई वी जितनी मेडिकेशन है उसके लिए हम लगाते हैं, ये कॉग्निटिव डोमेन है, सही है। अच्छा, हु इज प्रोफेसर, प्रोफेसर कौन है? अच्छा पहले बताइए टीचर कौन है? हाँ जी, और हम्म, देखिए टीचर वो पर्सन होता है, टीचर इज अ पर्सन और एक्सपर्ट, ठीक ना, और हु इज केपेबल टू कम्युनिकेटिंग नॉलेज। टीचर कौन है? वो पर्सन है जो एक्सपर्ट हो और उसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो क्या करे, कम्युनिकेट करे नॉलेज को, तो उसको हम क्या कहते हैं, टीचर। और जिस तरह प्रोफेसर की बात हो रही है ना, तो प्रोफेसर के लिए फिर अपना क्राइटेरिया है। ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द हाई लेवल,
टीचर तो मतलब कोई भी अगर एक लेक्चर को देख ले और यहाँ पे आए और उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो कम्युनिकेट कर सके, तो उसको हम टीचर कह सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे आए और उसमें ये एबिलिटी हो कि जो लेक्चर उसको दिया गया है वो कम्युनिकेट करे आप तक, तो ये टीचर है। घर में भी टीचर होते हैं ना जो आपको सिखाते हैं, तो क्या है, टीचर है। गांव में भी टीचर होते हैं ना जो आपको सिखाते हैं, तो वो भी टीचर है। ठीक है, टीचर हर वो बंदा जो कम्युनिकेट करते हैं, उसमें एक एबिलिटी हो जो आपको नॉलेज ट्रांसफर कर सके, तो उसको हम टीचर कहते हैं। प्रोफेसर उससे हाई लेवल के हैं। ये क्या है कि वंस द इफेक्टिव डोमेन इज एनरिच्ड विद नॉलेज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, आपकी जो इफेक्टिव डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन क्या है, किस चीज के ऊपर फोकस होता है उसमें? हम्म, जी। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, internalization of the subject will be assimilate will occur. देख, अगर सिंपल ये एक सेंटेंस आप याद कर लें तो इसमें सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। इसमें क्या है, देन ही कैन प्रोफेस अबाउट द दैट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल बता देता हूं, अगर मैं, हाँ स्पेशलिस्ट, अगर मैंने आपको एक लेक्चर दे दी, एक लेक्चर मैंने आपको दे दी और आप यहाँ पे आकर उस लेक्चर को आपने आकर डिलीवर कर दी, सो यू आर अ टीचर। लेकिन आप उसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर हम मैथ्स की बात करें ना, तो मैथ्स तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, कोई और भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो जिसने उसमें या पीएचडी की हो या मास्टर की हो और उसको मतलब वो स्पेशलिस्ट हो मैथ्स की, तो हम उसको कहते हैं कि ये मैथ्स का प्रोफेसर है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सब्जेक्ट, इंग्लिश तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो जो जिसने एमएस की हो इंग्लिश में या उसने पीएचडी की हो इंग्लिश में और इंग्लिश का एक्सपर्ट हो, तो उसको हम प्रोफेसर कहते हैं। तो सिंपली अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं ना, तो टीचर हर वो बंदा है, हर वो पर्सन है जो उस लेक्चर के बारे में एक्सपर्ट हो और वो डिलीवर कर सके, कम्युनिकेट कर सके। लेकिन वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उसके लिए होना लाजमी नहीं है। सही है। फॉर एग्जांपल गांव में हर कोई आपको अखलाकियात के बारे में सिखाएंगे ना कि आपने ये नहीं करना है, आपने वो नहीं करना है, आपने ये नहीं करना है। लेकिन जो मस्जिद का इमाम होता है, ही एज अ प्रोफेसर, ही एज अ स्पेशलिस्ट, उसको मतलब स्कॉलर होते हैं ना, उसको हर चीज़ के बारे में पता होते हैं। तो ये एक हाई लेवल है, ये इसमें आप स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब आप स्कॉलर होते हैं, उसमें उस सब्जेक्ट के बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज होते हैं, तो हम उसको प्रोफेसर कहते हैं। सही है। टाइप्स ऑफ टीचिंग, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप लोग इसको फेस कर चुके होते हैं। एक है एक्टिव, एक है पैसिव, एक है लर्नर ओरिएंटेड और एक है टीचर ओरिएंटेड। अच्छा, एक्टिव कौन से हैं? जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन हो, जिसमें आप स्टूडेंट्स से भी क्वेश्चन करते हैं, आप खुद भी पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव। डिस्कशन भी उसमें आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, पहले जो था ना, पहले ज़माने में लेक्चर को कंसिडर किया जाता था पैसिव, वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन आजकल चूंकि एडवांस, उसमें एडवांस वो यूज़ हो रहे हैं, तो उसको एक्टिव लर्निंग तस्वूर की जाती है। पैसिव कौन से हैं? रिकॉर्डेड, जो आप लोग अक्सर ये यूट्यूब चैनल और ये चीज़ें देखते हैं ना, तो ये कौन से है? पैसिव है। मतलब उसमें आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन भी मुझसे करना चाहते तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप तो या टेलीविजन के ऊपर या रेडियो के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आप सुनते हैं सिर्फ चीज़ों को। सही है। पहले ज़माने में जो लेक्चर मेथड था, ये पैसिव मेथड था। जितने भी स्टूडेंट थे वो खामोशी से सुनते थे और टीचर आके बस क्लास लेके चला जाता था। लेकिन आजकल ये एक्टिव, एक्टिव में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, अब बहुत टू वे कम्युनिकेशन होते हैं, और पैसिव में स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। क्लियर? अच्छा, आप लर्नर ओरिएंटेड कौन सी लर्निंग है? आपके फोकस किस चीज के ऊपर होगी? आपके लर्नर के ऊपर। ठीक है, आप जो भी कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो अपने माइंड में आप अपने स्टूडेंट्स को रखोगे। ठीक है, जिसको आप सिखाते हो। और टीचर ओरिएंटेड में हमारे फोकस किसके ऊपर होते हैं? टीचर्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है याद करने के लिए, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
जी। हाँ हाँ, नहीं, एक्टिव में दोनों हो सकते हैं ना। एक मतलब अगर सिर्फ हमारा फोकस टीचर के ऊपर है तो वो भी टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। लेकिन फोकस तो टीचर के ऊपर होते हैं ना, यहाँ पे लर्नर के ऊपर होते हैं। जितनी भी डिस्कशन होंगी वो लर्नर जो है उसके बेनिफिट के लिए होंगे, उसमें हमारा फोकस लर्निंग के ऊपर होगा। ये दोनों हो सकते हैं, मतलब जो टीचर ओरिएंटेड है या लर्नर ओरिएंटेड है, वो दोनों या तो एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। एक्टिव पैसिव तो अलग टाइप हो गई ना। एक्टिव का मतलब ये है कि जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हों, अगर टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके और बस सिर्फ अपने टीचर्स के ऊपर फोकस करके क्लास ले रहा हूँ, चला जाऊँ, तो दिस इज अ पैसिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा हमारे फोकस टीचर के ऊपर हो लेकिन हम इन्वॉल्व करें आप लोगों को, तो अगेन एक्टिव है लेकिन फिर भी टीचर ओरिएंटेड है। सही है। हाँ, ये टीचर ओरिएंटेड है, ठीक है, वो टीचर ओरिएंटेड है, क्योंकि उस पर जो आपके फोकस है वो टीचर के ऊपर होते हैं, टीचिंग के ऊपर होते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं होते, ठीक है। आप उसका उस क्लास का मतलब ये नहीं है कि मतलब स्टूडेंट कुछ सीख रहे हैं उससे या नहीं सीख रहे हैं। आप तो डेमो क्लास इसीलिए ले रहे हैं कि वो सही तरीके से डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसके आई कांटेक्ट क्या है, वो सारी इन चीज़ों को आप देखते हैं। अब ये टीचिंग मेथड है, मजीद वो टाइप है और ये क्या है, मेथड है। एक लेक्चर है जो अभी हो रहा है, दिस इज अ लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर में एक टीचर या प्रोफेसर जो भी हैं वो स्टेज पे आ जाते हैं और जो स्टूडेंट्स है उसको क्या क्या करते हैं, टीच करते हैं, डिलीवर करते हैं, ठीक है। उसमें मैंने कह दिया कि पहले उसको पैसिव कंसिडर किया जाता था लेकिन आजकल उसको एक्टिव कंसिडर किया जाता है। एक है लेक्चर डिस्कशन। अगर सिर्फ ये लेक्चर की बात हो रही है तो दिस इज पैसिव लर्निंग, क्योंकि उसमें डिस्कशन को एनकरेज नहीं किया जाता। और लेक्चर डिस्कशन ये है कि हम डिस्कशन, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों से पहले पूछा ना कि टीचिंग क्या है, टीचिंग के पर्पस क्या है, या इसकी मेथड क्या है, इसकी टाइप क्या है, तो ये डिस्कशन हो रहा है। अभी जो हम कर रहे हैं ना, जैसे डिस्कशन, तो ये जो है ना लेक्चर डिस्कशन है, जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व हों और उसके साथ एक टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। एक सेमिनार है, सेमिनार में क्या फ़र्क है? हम्म, वो भी लेक्चर टाइप के होते हैं। हाँ, वो भी लेक्चर टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें जो स्पीकर है, उसमें जो स्पीकर है, उसमें एक स्पीकर इन्वॉल्व नहीं होते, मल्टीपल स्पीकर आते हैं और वो अपने अपने जो आइडियाज है, अपनी जो कंसेप्ट है, वो जितनी भी उसकी ऑडियंस है उसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको सेमिनार कहते हैं। से आई थिंक 8 सेमेस्टर में आप लोग करेंगे सेमिनार, किसी भी डिजीज़ के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग सेमिनार करेंगे, सही है। और इसमें फिर हमारे पास जो है पोस्टर प्रेजेंटेशन भी होंगे उसमें सेमिनार में, ठीक है। उसमें मल्टीपल जो टेक्निक है आप टीचिंग वो यूज़ करते हैं, उसमें मल्टीपल टूल्स उसमें करते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह मल्टीमीडिया भी उसमें यूज़ होते हैं, जो पोस्टर प्रेजेंटेशन है वो भी यूज़ होती है, ठीक है। डायग्राम बना देते हैं, मुख्तलिफ टाइप के डायग्राम बना देते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ होते हैं। तो 8 सेमेस्टर में इंशाल्लाह यू विल डू, आई थिंक सो। सिम्पोजियम क्या है, सिम्पोजियम? जी, सेमिनार और इसमें क्या फ़र्क हो सकता है? एक खास, ठीक है, अक्सर आपने देखे होंगे ना, जो एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसे बने होते हैं और एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कशन होते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर इस इंस्टीट्यूट में हमें कोई चेंज लेकर आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए हम बैठते हैं और हम उस पर डिस्कशन करते हैं, तो फोकस हमारा एक ही होता है, एक ही पर्पस होता है, ठीक है। अक्सर जो ये टॉक शो शो होते हैं ना, उसको आप उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा पैनल डिस्कशन क्या है, इसमें और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, पैनल डिस्कशन और इसमें क्या फ़र्क है इसमें? पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन और ये सिम्पोजियम, सेमिनार, ये तकरीबन सेम सेम है, एक एक वर्ड से आप उसको अलग कर सकते हैं।
जी, अगर इस क्लास में मैं पैनल बना दूं, 3-4 पैनल बना दूं, ठीक है, एक पैनल को मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, दूसरे को मैं और टॉपिक दे रहा हूँ, तीसरी को मैं और टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होंगी। इस जितनी भी है इस सारे के ऊपर डिस्कशन होते हैं, लेकिन हर एक अपने अपने टॉपिक को डिपेंड करेंगे। अगर इसमें आप देखें ना पहले में, तो उसमें एक ही टॉपिक था और उस पर डिस्कशन हो रही थी। इसमें हर एक पैनल के अलग अलग टॉपिक होंगे और वो हर हर पैनल जो है अपने टॉपिक को क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। सही है। और पैनल जो है ये पहले से सिंपोजियम और इसमें पहले से मतलब डिज़ाइन नहीं होती कि ये फ्लास जो बंदा है वो इस में होगा, लेकिन पैनल में होते हैं। आजकल जो आपने देखे होंगे ये इलेक्शन भी होते हैं तो कहते हैं ये इस पैनल का है, ये इस पैनल का है, तो ये पहले से डिजिनेटेड होते हैं। सही है। ग्रुप डिस्कशन तो जैसे आप, ये फॉर्मल है, दिस इज इनफॉर्मल। आप ग्रुप बना लें और ग्रुप आपस में जो डिस्कशन करते हैं, अक्सर हम क्लास में भी बना देते हैं। फिर इसमें स्मॉल ग्रुप है और लार्ज ग्रुप है, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप कौन सा है, जो 3 to 6 है वो स्मॉल ग्रुप है, अगर इससे अबाव है तो वो क्या है, लार्ज ग्रुप है। और ग्रुप इनफॉर्मल है, मतलब आप जैसे भी, ये लाजमी नहीं है कि इस ग्रुप में नवीद हो तो उसमें इरफान भी होंगे, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप ग्रुप बना ले, ग्रुप आपस में डिस्कशन करेंगे। एक होते हैं इंडिविजुअल डिस्कशन और एक होता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन, अगर आपने 2, 3, 4, 5 ग्रुप बनाए हैं, वो आपस में चाहे वो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें या वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। और ये तो आजकल आप बहुत ज़्यादा, बहुत, ये तो बहुत ज़्यादा है आजकल। आप यूट्यूब देख लें, इससे बड़े पड़े हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, हज़ारों मिल जाएंगे आपको। रोल प्ले क्या है, हाँ, जो हा का टाइप नहीं होते जो अक्सर प्रोग्राम में लोग करते हैं, डेमो टाइप के जो वो होते। आपको पता है आजकल जो बच्चे हैं ना, उसके लिए ये सबसे बेस्ट लर्निंग है। जो केजी से लेकर 5th क्लास तक पढ़ाई जाते हैं, उसमें रोल प्ले बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोल प्ले में आप जो चीज़ें सीखते हैं ना वो आसानी से फिर आप नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फिल्म देखे हैं, अगर 10 साल पुरानी मतलब आपने फिल्म देखी है, तो आज भी अगर कोई आपके सामने उस फिल्म का नाम भी बता दे तो आप सारी कहानी बता देंगे, क्योंकि वो रोल प्ले के थ्रू था, ठीक है। लेकिन बेसिकली हाँ, उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं ना, जो खाके और ये लोग परफॉर्म करते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा है प्रोग्राम में। अच्छा, इंटीग्रेटेड, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। इसका क्या मतलब है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? ये तो बहुत ईजी है। ये हमारा जो ये है कि मतलब मैं सिखाता हूँ आपको, आप जाके सिखाते हैं किसी और को, ये वर्टिकल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये है कि आप लोग आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब उसमें एक हायरार्की ऐसा नहीं हो कि आपने जो है प्रोफेसर से सीखना है, फिर टीचर से सीखना है, फिर क्लास में जो इंटेलिजेंट है उससे सीखना है, फिर आगे जाना है। सही है। वर्कशॉप क्या है, ये भी आजकल बहुत सबसे ज़्यादा जो आजकल यूज़ हो रहा है टीचिंग मेथड, ये वर्कशॉप है। वर्कशॉप एक ख़ास टॉपिक के ऊपर एक वर्कशॉप अरेंज की जाती है, ठीक है। इसमें पहले से आपको कहा जाता है कि इतने जो इंडिविजुअल है वो इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपने अगर उसमें स्पीच करने या जो भी टॉपिक डिस्कस करने हैं, तो इसके लिए पहले से आपने प्रपोजल तैयार करके उसके साथ सबमिट करने हैं। फिर वो प्रपोजल इसके लिए सेलेक्ट होते हैं और उस चीज़ के ऊपर वर्कशॉप होते हैं। वर्कशॉप किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, IVK इनोवेशन है, तो IVK इनोवेशन के ऊपर वर्कशॉप हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं IVK इनोवेशन पे, तो बाकी जितनी भी इंस्टीट्यूट है हम उसको भी इनवाइट करेंगे कि हम एक वर्कशॉप जो है वो अरेंज करने जा रहे हैं ऑन IVK इनोवेशन, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। तो वो सारी आ जाती है और फिर आप उस IVK इनोवेशन के ऊपर उसको बता देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ना, उसके लिए वर्कशॉप का मतलब अरेंज कर सकते थे कि मतलब पहले से वो यहाँ पे आके या स्टूडेंट को जो है यूनिवर्सिटी बुला के उसको सिखा देते हैं कि मतलब आपने किस तरह जो है ना इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, तो वर्कशॉप उसको कहते हैं। जी, आई थिंक सो, यस, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन आई थिंक सो। कॉन्फ्रेंसेस तो जिस तरह सेमिनार है उस तरह कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है। वर्कशॉप से भी हाई है ये।
अच्छा, ये क्या है क्वालिटीज अब गुड टीचिंग। अब गुड टीचिंग की क्या क्वालिटीज है तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस सिर्फ स्लाइडली देख रही है। क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टीचिंग, सबसे पहले क्या है, गुड कॉन्सेप्ट, जो टीचर है उसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छे कॉन्सेप्ट हो उसके पास, ठीक है, वेल प्रिपेयर हो, ऑर्गेनाइज कंटेंट हो, एक सीक्वेंस से हो, ठीक है, पहले उसने ऑब्जेक्टिव दी है, फिर एक एक ऑब्जेक्टिव को वो कवर क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग है तो टीचिंग के सबसे पहले क्या होनी चाहिए, डिफिनेशन होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली गुड टीचर और बैड टीचर भी चला जाऊँ तो फिर पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि व्हाट इज अ टीचर, कि टीचर क्या है। तो एक सीक्वेंस से होनी चाहिए। अगर एक डिजीज है, फॉर एग्जांपल एक डिजीज आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो डिजीज को स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, डिफिनेशन से। क्या फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज हो, अगर टाइफाइड है तो सबसे पहले आपको तो ये मालूम हो ना कि टाइफाइड है क्या, इसके बाद उसके कॉजेटिव एजेंट आपको मालूम हो, उसके रिस्क फैक्टर आपको मालूम हो, इसके साइन सिम्टम आपको मालूम हो, इसके बाद डायग्नोसिस किस तरह करते हैं वो आपको मालूम हो, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है वो आपको मालूम हो, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है वो आपको मालूम हो। लेकिन अगर हमें डिजीज का ही पता नहीं है, हमें साइन सिम्टम का पता नहीं है, और हम डायरेक्ट जा रहे हैं ट्रीटमेंट के ऊपर या नर्सिंग इंटरवेंशन के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज हो, सही है। अगर मैं क्लास ले रहा हूं ना तो सबसे पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। अगर मैं क्लास ले लो और इसके बाद मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं तो इसका क्या, उनके सारे क्लास में जितनी भी टाइम है आप तो मेरे ऊपर सोचेंगे कि ये कौन है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्यों यहाँ पे क्लास ले रहा है, ठीक है, आपके सारे फोकस उसके ऊपर होंगे। तो मतलब कि जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज हो। फिर वो ऑर्गेनाइज करने के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने पहले बताया कि लेसन प्लान, क्योंकि लेसन प्लान जब होंगे ना तो आप, लेसन प्लान क्या है, सिंपली आप कह सकते हैं कि वो आपको एक ट्रैक के ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। आपने पेशावर जाना है तो जो मेन मोटरवे है उसके ऊपर अगर कोई आपको पहुंचा दे तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो कभी इस रास्ते पे और कभी उस रास्ते पे आपको जाना होगा, ठीक है। हाँ, तो आपके पास अगर लेसन प्लान है तो आपकी जो कंटेंट है वो खुद बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। गुड क्वालिटीज एंड ऑप्टिमम क्वांटिटीज। देख, क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, चाहे थोड़े हो लेकिन अच्छी क्वालिटी की कंटेंट हो, ठीक है। अगर मैंने 15-20 स्लाइड बनाई है, इसी तरह अभी रिसेंटली मैं स्लाइड देख रहा था किसी एक काम, तो आई थिंक 15 स्लाइड जो बनाई है ना वो 5 वर्ड के ऊपर बनी हुई है, सिर्फ 5 वर्ड हैं। और उस 5 वर्ड के ऊपर कितनी स्लाइड बने हैं, 15 स्लाइड, ठीक है। तो अगर एक स्लाइड में वो 5 वर्ड इजीली उसमें अगर डिफाइन किया जाता तो आई थिंक स्टूडेंट के लिए इजी था। लेकिन मैंने कहा ना कि आप लोग सिर्फ स्लाइड के ऊपर जाते हैं कि नहीं वही 15 स्लाइड पढ़ने हैं, हालांकि उसमें से वही 5 वर्ड निकल आएंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि जो कंटेंट है ना, चाहे वो मिनिमम हो, डजेंट मैटर, बट कि उसकी जो क्वालिटी है ना वो कंप्रोमाइज ना हो, अच्छी क्वालिटी की कंटेंट, सही है। अगर मैं एक स्लाइड में फजूल चीज़ें 1000 एग्जांपल भी दे दूँ लेकिन टीचिंग की तो वही डिफिनीशन बनेगी ना, ठीक है। सीक्वेंस को, बिल्कुल सीक्वेंस को तो अभी मैंने बता दिया ना कि अगर डिजीज डिस्कस करना है तो आपने डिफिनेशन से स्टार्ट लेने हैं, ठीक है, और एंड पे जाके आपने फिर उसके नर्सिंग इंटरवेंशन और नर्सिंग डायग्नोस पे जाना है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टॉपिक, आपकी जो सिलेबस है उसके मुताबिक हो, सही है, रेविलेंट हो। अगर रेविलेंट टॉपिक नहीं है और मैं किसी और टॉपिक को यहाँ पे लेकर और डिस्कस करो तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका, सही है। इसके एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप, लाइक अगर हम अभी टीचिंग को डिफाइन करते हैं तो प्रैक्टिकली आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं जो हम अभी कर रहे हैं, तो ये टीचिंग प्रोसेस में लेकिन डिस्कशन वाला है या कोई इस तरह सिंपल टीचर में वो बेसिकली देख, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं ना, एक फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की, ठीक है। तो एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है कि जो नर्स है वो मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। जब नर्स मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते तो फिर वो फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी फोकस क्या है,
फार्माकोलॉजी पढ़ने में, कि हम ये याद करें कि इस मेडिसिन जो है ये हम क्यों देते हैं, किस टाइप की देते हैं, उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है। नहीं, जो ज्यादा आपकी फोकस है वो किस चीज के ऊपर होनी चाहिए, नर्सिंग के रिलेटेड, कि अगर ये मेडिसिन हम दे रहे हैं तो इससे कौन से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो एज अ नर्स में इसके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, रेविलेंस है। लेकिन अगर आप सिर्फ आपकी फोकस उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे है कि मैं उसका फार्मूला याद करूं और वो डिजीज हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, पॉजिटिव हो, तो मैं उसके लिए ये मेडिसिन एडवाइस करूं, तो ये रेविलेंस नहीं है। ठीक है, तो रेविलेंस ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ है, बाई स्टेट है, तो बाई स्टेट से आपका क्या लेना देना। ठीक है, बाई स्टेट को आप याद करके क्या करोगे, उसमें जो नर्सिंग रिलेटेड है आपने उसके ऊपर आपके फोकस करना है। ठीक है, समझ आ गई आपको। हाँ सही, फार्माकोलॉजी में भी आपके जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर हो, डोज कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, अगर ऑगमेंटिन है और इतने ईयर का बेबी अब इन्फेंट है हमारे पास और इसकी वेट इतना है, तो हम कितना डोज उसको देंगे। तो फार्माकोलॉजी में आपके फोकस इसके ऊपर होनी चाहिए, न कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसको रेविलेंस कहते हैं, और हमेशा लर्नर ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, आपके फोकस आपके लर्नर हो। सही है, तो ये क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर अ गुड टीचिंग, हो भी है उसमें। ठीक है, टीचिंग प्रैक्टिस सबसे पहले क्या है, सेट इंडक्शन है, फिर इंट्रोडक्शन टॉपिक है, फिर टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर स्टिमुलेटिंग है, फिर देख ये जो अभी हमने सीक्वेंस की बात की ना, समझो कि ये वही है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव की सेट करने हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, फिर एक एक ऑब्जेक्टिव को आपने कवर करना है। फर्स्ट नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव है उसको कवर करना है, इसके बाद सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव, फिर थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव, फिर फोर, इस तरह। ठीक है, फिर जो टॉपिक है ना, मैंने कह दिया ना कि सबसे पहले आपने उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर आज हम बात कर रहे हैं अबाउट टीचिंग, तो सबसे पहले हमें टीचिंग को इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट इज अ टीचिंग, टीचिंग है क्या। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइज करने हैं। जिस तरह अभी ऑर्गेनाइज लेक्चर चल रहा है ना, कि हमने उसकी टीचिंग, फिर हमने कहा कि टीचिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि टीचर क्या है, प्रोफेसर क्या है, टीचिंग के जो मेथड है वो कौन से है, उसकी क्राइटेरिया कौन से है, टाइप कौन से है। ठीक है, तो इसी तरह आपने एक सीक्वेंस पे आना है, ऑर्गेनाइज करना है अपनी टॉपिक को। और फिर क्या क्या है करना है, री एनफोर्सिंग और स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है। नहीं नहीं, री एनफोर्स का मतलब क्या है, नहीं। हाँ देख, अगर मैं लेक्चर है ना, आज अभी मैंने लेक्चर ले लिया ना, उसमें सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट नहीं थी, सारी इम्पोर्टेंट थी। उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ स्लाइड को, उसके जो स्पेस है उसको भरने के लिए दी गई है। आपने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो करना है, फोकस करना है, रीएनफोर्सिंग, जो मेन आइडियाज है। ठीक है, अगर पैराग्राफ है ना, एक पैराग्राफ है, तो उसमें 2 या 3 या 4 वर्ड ऐसे होंगे जो उस मतलब उसका आप कह सकते हैं कि स्लाइड के क्या कहते हैं, मरकजी ख्याल जिसको हम कहते थे, हाँ सेंट्रल थीम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको आपने उस पर रीएनफोर्सिंग करने हैं, उसको अपनी ज्यादा फोकस करने हैं उसके ऊपर। सही है, और एंड में जब भी लेक्चर खत्म होते हैं तो एट द एंड आप उसको समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, समराइजिंग से क्या हो जाते हैं, रिवीजन हो जाते हैं, आपके माइंड जो है वो रिकॉल करते हैं वापस उसको। ठीक है, क्लियर। अब एक एक चीज को डिस्कस किया गया है, तो आई थिंक उसकी उतना वो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट इंडक्शन में क्या है, ये क्या कहते हैं कि ब्रिंग इन द मूड ऑफ द ऑडियंस इनटू द टॉपिक। सबसे पहले आपने ऑडियंस को टॉपिक की तरफ लेकर आने हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं जैसे क्लास में एंटर होता हूँ ना, तो आप लोग आपस में बिजी होते हो मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर, तो आपकी फोकस मुझे टॉपिक की तरफ लेकर आना है, क्योंकि आपके स्टेल माइंड में वही चीजें चल रही है जो आप डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ऑडियंस है आपके, उसके
इंटेंशन आपने लेकर आने हैं टॉपिक की तरफ। फिर क्या करना है? हाँ, यस, आपने ये चीज इंश्योर करने हैं कि जो आपकी ऑडियंस है अभी इस चीज के लिए रेडी है, जो आप मैसेज दे रहे हैं वो उसको रिसीव करने के लिए रेडी है, वो इस मोड में है, इतने एक्टिव और अटेंटिव है कि वो आपकी मैसेज अभी रिसीव करने के लिए तैयार है। तो तब आपने करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप आके क्लास में बस स्टार्ट कर ले और स्टूडेंट जो है उसका माइंड कहीं और पे है। और क्या करना है? लाइक वर्बल क्वेश्चन करना है। किस तरह आपने उसको लेकर आने हैं टॉपिक की तरफ? क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, हाँ, जिस तरह हमने अभी आती हुई हमने डिस्कस कर दिया ना कि हमने आपसे पूछा कि टीचिंग क्या है। ठीक है, तो इससे आपके जो अटेंशन थे ना वो इस तरफ आ गई। और देख, क्वेश्चन की मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन की बेनिफिट क्या है। अगर मैं एक स्टूडेंट से क्वेश्चन करूंगा ना तो बाकी जितनी भी स्टूडेंट है वो कॉन्शियस हो जाएंगे कि नेक्स्ट नंबर मेरे हैं, मुझसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपके फोकस ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ जाएंगे। इसके अलावा क्या है इसका मतलब? ठीक है, आप किसी को टास्क असाइन करते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक्सरसाइज, कि चलो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो में आपको दे देता हूं और मैं कहता हूं कि आप उसको जो है ना जल्दी जल्दी हल करके मुझे बता दें। ठीक है, या अगर मैं आपको एक टॉपिक के बस आप जो है हर स्टूडेंट कम से कम दो दो क्वालिटीज लेके आप गुड टीचर और फिर मुझे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो अटेंशन है वो उस टाइप की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि जब तक आप ऑडियंस को अपनी तरफ यानी मुतवज्जो नहीं करोगे तो देन इट विल नॉट बी पॉसिबल अगर आप उसको कुछ सिखा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक क्या है? इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स बाय मीन ऑफ टाइटल, कि आज हम क्या पढ़ाएंगे। सो दिस इज योर टाइटल, क्या टाइटल है, आज हम क्या पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। ठीक है, मतलब इस लेक्चर में, इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। इसके अलावा हाँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग द टॉपिक क्या है? सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया ना, लेसन प्लान, और उस लेसन प्लान को अपने माइंड में रखना है। सही। एक लेसन प्लान के एक और एडवांटेज भी है। लेसन प्लान सिर्फ ये नहीं है कि आपको ट्रैक पे रखते हैं। मुझे आज लेक्चर के लिए आना था ना, तो मतलब अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस करूं कि आज मुझे लेक्चर लेना है मल्टीमीडिया के ऊपर, और मैं जैसे आ जाऊं, ये तो खैर क्लास है, लेकिन अगर मुझे कहीं पे बुलाया गया है एज अ स्पीकर और मैं वहाँ पे गया और मैंने सिर्फ एक ही माइंड बना के गया हूँ कि बस मैं प्रेजेंट करूँगा ऑन द मल्टीमीडिया, जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर जो है वो वर्क ना कर रहा हो। ठीक है, या हो हाँ, हो सकता है वहाँ पे मल्टीमीडिया की फैसिलिटीज़ ना हो, लाइट ना हो, या मेरी जो यूएसबी है वो मतलब काम नहीं कर रही, तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो लेसन प्लान में आप अपने साथ जो है ना अल्टरनेटिव के बारे में भी सोचते हैं कि अगर ये फेल हो जाए तो मेरे पास अल्टरनेट क्या होंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतना बड़ा सेमिनार हो, इतना खर्चा उसने किया हुआ हो कि फलां आएगा कामरान और आप लोगों को कुछ बताएंगे और वो यहाँ पे आके हैंग हो जाए। हाँ, ठीक है, तो आपके पास अल्टरनेट हो, रेविलेंस सीक्वेंस हो, ठीक है, एडिटिंग हो, और टाइम मैनेजमेंट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। 6 महीने का सेमेस्टर है, 6 महीने बाद हमें पता चले कि 2 यूनिट अभी तक हो चुके हैं, बाकी सारे रह जाते हैं, नहीं हो सकते। अगर एक क्लास 1 घंटे की क्लास है तो एटलीस्ट 1 आवर में वो क्लास खत्म होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो क्लास आप 10 घंटे तक उसको कर ले, एक्सटेंड कर दें। री एनफोर्समेंट क्या है? They make the lesson both comprehensive and interesting by reinforcing with fact and figure, प्रॉब्लम एक्सरसाइज। अक्सर जो बीच में एक्सरसाइज देते हैं ना, फॉर एग्जांपल बीच में अगर हम यहाँ अच्छा ठीक है अभी तक हमने ये किया, अब आप लोग ये कर ले, सही है, इससे इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ना, टॉपिक चेंज हो जाते हैं उसमें। गिविंग एग्जाम्पल से जो है ना आप किसी चीज को और भी कर सकते हैं। क्या कहें? टू वे लेक्चर डिस्कशंस बाय आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, स्टिमुलेशन क्या है? हाँ,
और भी आपने उसको, अपनी जो लेक्चर है उसको क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाने हैं। क्या क्या है, रिपीटेशन ऑफ द मेन पॉइंट, मैंने आपको पहले बता दिया ना कि अपनी उस सिर्फ उस मेन पॉइंट के ऊपर आपने फोकस करने हैं, सही है, ताकि स्टूडेंट्स फिर उसको, क्योंकि स्लाइड तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन स्लाइड से मेन पॉइंट को निकालना, दिस इज द मेन थीम्स ऑफ द लेक्चर। और क्या है, स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंट वंस, यही बातें हो रही है। हाँ जी, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने उस पर मतलब ठहर ठहर कर आपने उसको पढ़ना है, मतलब ये कि उस पर आपने ज्यादा जोर देने हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जब भी आप बीच में खामोश हो जाते हैं ना तो सब आपकी तरफ होते हो कि पता नहीं क्या हो, इसके बाद क्या कहेंगे, सही है। रिविलेंट एक, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने हैं कि फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टाइम टीचिंग के लिए गया तो मैंने ये लेसन प्लान नहीं बनाई थी, ये थी, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस इट शुड बी रिविलेंट। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी कहानियां बता रहे हो, सही है, जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं वो रेवेलेंट होनी चाहिए। अगर आज टीचिंग है ना, तो टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं तो इट विल बी रेवेलेंट, कि मैं जब फर्स्ट टाइम मैं क्लास ले रहा था तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया था या नहीं, ठीक है। सो फिफ्थ नंबर पे अभी क्या है, पर्पसफुल बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, वॉइस एंड आई कॉन्टेक्ट, ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल टीचर जो है ना एक जगह पे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल स्टेक या इस तरह, या हाथ जो है ना वो करना बैक पे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अपने मोमेंट करना है जो आपके वो है स्टेज है उसके ऊपर मोमेंट करना है, ठीक है। वॉइस, वॉइस ऐसे हो जो एंड में भी स्टूडेंट्स है वो उसको सुन सके अकॉर्डिंग टू टॉपिक। और मॉड्यूलेशन तो पता है, और आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट क्यों लाजमी है, टू ए कम्युनिकेशन के लिए, टू ए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अगर मैं वैसे भी कामरान को देखूंगा ना तो कहेंगे कि सारा फोकस मेरे ऊपर है, नहीं सारा फोकस मेरा ऊपर है, तो वो ज्यादा कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं भी सुन रहे तो फिर भी सर हिलाएंगे कि हाँ ठीक, अब जो कह रहे ठीक कह रहे, सही है। हाँ, अब टीचर इज द मेन वन, हाँ क्या मतलब है इसका, टीचर जो है उसका रोल जो है वो मेन रोल अदा करता है। इस स्लाइड का क्या मतलब है कि टीचर इज द मेन वन, उसके जो कि हम जिसमें प्रोसेस की टीचर में लर्निंग प्रोसेस, उसमें टीचर का मेन रोल होता है। देख इस तरह यहाँ पे लिखा होता है कि ब्लैक बोर्ड या ये चीजें आपको नहीं पढ़ाता, टीचर पढ़ाता है। जो मेथड है ना, जो मेथड है, कोई भी मेथड आप नहीं कह सकते कि दिस इज द परफेक्ट मेथड या आप इफेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, ठीक है। आप टीचर किस तरह आपको सिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो या मल्टीमीडिया हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, जो भी है, ठीक है, लेकिन टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो आपको किस तरह पढ़ाते हैं। इन सारी जितनी भी ये बाकी जो चीज़ है ना, दीज आर टूल्स। अगर हम पीपीटी की बात करें, अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें, वाइट बोर्ड की बात करें, ब्लैक बोर्ड की बात करें, आप ये कह सकते हैं कि ये टूल्स है, चैनल्स है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है, टीचर है। अगर टीचर नहीं है ना, ब्लैक बोर्ड तो सुबह से आप तक लगा हुआ था ना, तो होना तो ये चाहिए था कि 9 बजे तक आप क्लास ले चुके होते, मल्टीमीडिया भी अवेलेबल, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन सब चीजों में कौन है, टीचर है, सही है। आप देख ये क्या कह रही है जी, कैसे, किस तरह, हाँ इस पिक्चर से क्या आप वो कर सकते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। जिस तरह ये पानी नहीं होते नदी में या समंदर में वगैरह, उसकी जो फ्लो है वो कभी रोकते तो नहीं है ना, इसी तरह टीचिंग भी रोकते नहीं है। अगर आज ये मैं यहाँ पे हूँ तो मैं टीच करा रहा हूँ, मैं नहीं होगा तो कोई और जो टीचर है वो आके टीचिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन देख ये फॉर द शॉर्ट टाइम, या लर्नर भी ऐसा है, लर्निंग भी ऐसे है, लर्निंग भी नहीं रोक सकती, वो भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, और टीचिंग भी क्या है,
कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह पे जो है ना ये रुक जाते हैं, सही है। तो ये दोनों ऐसे हैं कि ये नहीं रोक सकते, ठीक है। अच्छा, और क्या है, ये तो हमने कह दिया कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, समराइजिंग, समराइज तो आप लोगों ने करना है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? टीचिंग की डिफिनेशन हमने डिस्कस की, टाइप्स के बारे में, टीचिंग मेथड, जी, टीचर के बारे में, प्रोफेसर के बारे में, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचिंग के बारे में, क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, और टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो समराइज योर लेक्चर, ये ऑलरेडी हम समराइज कर चुके हैं, ठीक है। बाय चेकिंग वेदर यू हैव एक्सप्लेन ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव यू हैव चोजन, ठीक है। आपने देखने हैं कि जितने ऑब्जेक्टिव मैंने बिगिनिंग पे दिए थे, आया वो सब जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी सब ऑब्जेक्टिव को मैं कवर कर चुका हूँ या नहीं, ठीक है। इसके भी जस्ट रिपीट योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव गिविंग स्ट्रेस ऑन मेन पॉइंट। सिर्फ आपने अपनी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर आपने फोकस करना है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में फिर आपने डिस्कस करना है, रिपीट करना है। प्लीज नोट दैट समराइजेशन इज नॉट इवैल्यूएशन और असेसमेंट। ये किसी भी लेक्चर के असेसमेंट या इवैल्यूएशन नहीं है समराइजेशन, ठीक है। समराइजेशन तो जिस तरह नेम से उससे जाहिर है कि मतलब जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको शॉर्टली, शॉर्ट टाइम में आप उसको रिकॉल करते हैं, दिस इज समराइजेशन, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट, जब आप असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट असेसमेंट एक मुख्तलिफ हो सकते हैं। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के असेसमेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट जो है वो टीचर के असेसमेंट कर सकते हैं, टीचर जो है वो खुद अपने असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक विंडो आते हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। कौन से विंडो हैं? जिसमें 4 वो होते हैं, जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक 4th सेमेस्टर में, कि कुछ ऐसे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो मुझे मालूम होंगे लेकिन आप लोगों को मेरे बारे में वो चीज़ें मालूम नहीं होंगे। कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो मुझे भी मालूम होंगे और आपको भी मालूम होंगे। कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो मुझे मालूम नहीं होंगी मेरे बारे में लेकिन आपको मालूम होंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको भी पता नहीं है और मुझे भी पता नहीं है। जौहर एंड डॉट, ठीक है। दिस इज द मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। ये असेसमेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि देख, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ना कि हो सकता है मेरी जो वीकनेस है या स्ट्रेंथ है मेरी, उसके बारे में मुझे पता हो लेकिन हो सकता है आप लोगों को मालूम ना हो, या हो सकता है कि मेरी जो लेक्चर है उसमें कोई ऐसे गैप हो जो मुझे मालूम नहीं लेकिन आप लोगों ने उसमें ऑब्जर्व किया है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं, सही है। सो कैन बी डन इन सेवरल वे, मुख्तलिफ तरीकों से हम कर सकते हैं। वन साइड क्या है? जब टीचर खुद अपनी इवैल्यूएशन करते हैं या जब टीचर स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन करते हैं, लेकिन वन साइड से होते हैं, ठीक है। अब 2 साइड क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट्स एक दूसरे के इवैल्यूएशन। अच्छा, जो मैंने लेक्चर ले लिया उसमें मतलब उसके अच्छी क्वालिटीज़ कौन सी थे और बैड क्वालिटी, हम उसको किस तरह और जो है बेहतर बना सकते हैं, कौन सी चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस करने हैं। तो ये क्या है? ये 2 वे कम्युनिकेशन है, तो 2 वे असेसमेंट है। मतलब उसमें अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगी है कि जिसको हम और बेहतर कर सकते हैं, सो देन यू विल टेल मी, और मैं उस पर काम करूँगा। मैं आपके बारे में भी कह सकता हूँ कि बस आपकी जो अटेंशन है वो इस तरफ नहीं थी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह बैठना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। क्लास के दौरान जितनी भी चीज़ें मैंने असेस की है मैं उसको बता सकता हूँ। और थर्ड पार्टी असेसमेंट, ठीक है। थर्ड पार्टी असेसमेंट ये है, जिस तरह भी हमने लेक्चर ले ली और इस लेक्चर को हम अपलोड करेंगे
तो कोई और इस पर कमेंट देंगे कि देख ये तो सही यार, जो स्टूडेंट है वो भी बिल्कुल सोई हुई बैठी हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आई कांटेक्ट इस तरह नहीं था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर? इवैल्यूएशन क्या, अच्छा असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है जी? और असेसमेंट में हम असेस करते हैं, तो ये तो इजी डिफिनेशन हो गई जी। और जो इम्प्लीमेंट नहीं किया है उसको असेस नहीं करते हैं। सिर्फ आउटकम गुरु देख, असेसमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट, ठीक है। और इवैल्यूएशन हम एक पीरियड के साथ करते हैं, कंटिन्यूस नहीं करते। बिफोर भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, मेट पे भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, और एंड में भी हम करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली इवैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल आप लोगों की एग्जाम क्या है, इवैल्यूएशन हम करते हैं ना, कि मतलब आपकी जो टीचिंग लर्निंग वो सारी चीज़ें हम उसमें इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। सिर्फ एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं, इसमें आप टीचर को भी इवैल्यूएट करते हैं, इसमें आप टीचिंग टेक्निक को भी इवैल्यूएट करते हैं कि उसको जो टीचिंग हो रही है वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये हमारा इवैल्यूएशन है। तो ये क्या है कि सेल्फ डिज़ाइन यूजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर एज क्राइटेरिया। और इसमें क्या क्या, इसमें जो कंटेंट है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, स्लाइड को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, स्टूडेंट को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, टीचर को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो टीचिंग टेक्निक है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन की जो कंटेंट है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, टाइमली उसने डिलीवर कर दिया नहीं उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करते हैं, सही है। ये तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्कोर है। नहीं, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यू कैन गिव पॉइंट टू द कंपोनेंट्स ऑफ द लेक्चर, बिल्कुल कितना स्कोर देंगे, सही है। अगर आज के लेक्चर की हम बात करें, अगर 5 ऑब्जेक्टिव थे फॉर एग्जांपल, तो इसमें से अगर आपने हर ऑब्जेक्टिव को 2 मार्क्स देनी है तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 10। अब 10 को आप इवैल्यूएट करेंगे कि आया पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से कवर हो गया नहीं। अगर कवर हो गया है तो आप कितने मार्क्स दोगे, 2। अगर हाफ कवर है तो 1 देंगे, अगर हाफ से ज्यादा है तो 1.5 देंगे। इसी तरह 2 ऑब्जेक्टिव नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th और एंड में आप एक मार्क देंगे कि इतने ऑब्जेक्टिव पहले हमें बताई गई थी, उसमें से इतने ऑब्जेक्टिव कवर है। तो टोटल जो आज के लेक्चर के अगर हम इवैल्यूएशन करें तो 10 में से उसके कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इवैल्यूएशन मेथड है। फिर उसमें हम इसका क्राइटेरिया भी सेट करते हैं कि अगर 5 से बिलो है तो मतलब जो टीचिंग क्वालिटी है वो गुड नहीं है, बैड है। अगर 5 से 7 तक है तो मॉडरेट है, अगर 7 से अबाव है तो गुड है, ठीक है। आप उसको दे सकते हैं, सही है, यस। हाँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको, टीचिंग को, ठीक है, टीचिंग डायमेंशन को, कितने डायमेंशन है, टीचिंग की डिफिनीशन आपको याद हो। टीचिंग की डायमेंशन 3 डायमेंशन है, कॉग्निटिव डायमेंशन है, साइकोमोटर है, इफेक्टिव है, ठीक है। टीचिंग में सिर्फ आप एक डायमेंशन के ऊपर आप फोकस नहीं करोगे, ठीक है। और क्या है, मैनेजिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट को किस तरह मैनेज करना है। बिल्कुल, गुड टीचर की क्वालिटी में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि वो क्लास को किस तरह मैनेज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि कभी कभार आप क्लास में जैसे जाते हैं ना तो स्टूडेंट्स उसी क्लास में टीचर की मौजूदगी में भी इतना ज्यादा वो करते हैं शोर कि जब आप बाहर से देखते हैं ना तो आपको ये मतलब आप ये फील करते हैं कि मे बी कि क्लास में कोई टीचर नहीं है, ठीक है। तो ये उसके क्वालिटीज में से एक है कि वो क्लास को किस तरह मैनेज करते हैं। कोई एग्रेसिव बिहेवियर से मैनेज करते हैं, ठीक है, कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के मैनेज करते हैं, कोई काम देकर उसको मैनेज करते हैं, असाइनमेंट देकर उसको मैनेज करते हैं,
कोई जो है ना जैसे क्वेश्चन वो आपस में डिस्कशन करते हैं तो उसमें आप उठ जाए, आप बताइए मैं अभी क्या कह रहा था, उससे क्वेश्चन करते हैं। तो मुख्तलिफ टेक्निक है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है Don't put the blame on the student for your failure to create an environment. या, ठीक है, मतलब कि लेक्चर आप सही डिलीवर नहीं कर रहे और सारा ब्लेम जो है आप स्टूडेंट्स की, हाँ आप नहीं पढ़ रही, बस आपके लिए तो ऐसा लेक्चर होनी चाहिए, मैं क्यों तैयारी करूं, मैं क्यों पढ़ के आऊं, आप खुद नहीं पढ़ते। सही है आप, हाँ सही है। स्टूडेंट्स आर इमेच्योर, लेस स्केल, ठीक है, इमोशनल, एंड टीचर आर मेच्योर, मोर स्केल एंड कंपोज। ठीक है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप अपने साथ जो है ना स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अ मैच्योर पर्सन। आपके पास स्केल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टूडेंट के पास तो न एक्सपीरियंस है, न स्केल है, न वो इतनी मैच्योर है। ये ठीक है, और नर्सिंग के स्टूडेंट के पास तो है नहीं, न स्केल है और न आजकल नहीं है। बेस्ट वे टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स इज बाय गिविंग देम बेस्ट लेक्चर। आप लेक्चर नहीं, आप लेक्चर को इतना अट्रैक्टिव, इतना इंटरेस्टिंग बनाओ ना कि स्टूडेंट अगर चाहे भी तो इससे इधर उधर ना देखे। अगर आप बोरिंग लेक्चर बना रहे हो ना, मतलब आप खुद भी बोर हो रहे हो और स्टूडेंट्स भी बोर हो रहे हैं, तो आप जितना भी कोशिश करें ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये महसूस ना हो स्टूडेंट्स को कि बस टीचर बेचारा तो खुद इतना थका हुआ है, तो आपका क्या हाल होगा। ठीक है, टीचर शुड बी लुक लाइक एनर्जेटिक। ठीक है, वो खुद एनर्जेटिक होंगे तो स्टूडेंट खुद भी एनर्जेटिक होंगे, अगर नहीं है तो फिर आप एनर्जेटिक नहीं हो सकते। ठीक है, दीज आर रेफरेंसेस। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। अगर है कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, आई एम हियर, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। है कोई क्वेश्चन? Okay, thank you so much for listening and watching.